हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ध्यान देते हैं। बहुत दिन वीडियो नहीं बनाया था, आज फर्स्ट बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताइएगा कि क्या क्या वीडियो बनाने में मुझे परेशानी आई है, तो मैं उस पर सुधार करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटर सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसका एक और नाम है जिसको मैं बताना चाहता हूँ, फ्रिक्शनल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको हिंदी में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, देखिएगा जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसको आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, या कुछ लोग उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलता है। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब समझिएगा। सबसे पहले स्थिर मतलब विराम। विराम मतलब रेस्ट, अंग्रेजी में बोले तो रेस्ट, जो रुका हुआ हो, समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन ना करता हो, उसको हम कहते हैं विराम। जो रुका हुआ हो यानी कि उसका जो वेग हो प्रारंभिक वो 0 के बराबर हो। स्थिर मतलब विराम, रेस्ट। और वैद्युतिकी में मुख्यतः मेनली हम लोग को जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है आवेश, जिसको हम बोलते हैं चार्ज। आवेश, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि स्थिर वैद्युतिकी है। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर का मतलब होता है विराम और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। आवेश का मतलब इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। तो पहला टॉपिक तो यह आता है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युतिकी। आप इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो सीधी बात आप 1 मिनट में याद कर लीजिएगा, याद करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। विराम मतलब विराम, और स्थिर मतलब विराम, और वैद्युतिकी मतलब आवेश, मतलब भौतिक। और चूंकि ये भौतिकी है तो भौतिक विज्ञान, देखिए आप इजीली कैसे याद कर लीजिएगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं भौतिक, जाहिर सी बात है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ये एक शाखा ही है, एक ब्रांच है, एक ही तो फिजिक्स का एक छोटा सा पार्ट है। इसलिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर मतलब विराम, आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी कि भौतिक, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान, और डिफिनीशन पे भी ध्यान दीजिएगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि उसे क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आप समझिएगा, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और अगर अंग्रेजी में बोले तो अंग्रेजी बड़ी सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में। भौतिक विज्ञान की वह शाखा लिखने की जरूरत नहीं है, चूंकि आप लिख चुके हैं। आप सीधे लिखे द स्टडी मतलब अध्ययन, आप जानते हैं अच्छी तरह। द स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज, द स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि इसे हम फ्रिक्शनल
इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में स्थिर वैद्युत की, मतलब स्थिर मतलब रुका हुआ, और वैद्युत में मेनली हम लोग पढ़ते हैं आवेश। यानी कि भौतिक विज्ञान, चूंकि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्थिर वैद्युत की कहते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ परिभाषा हुआ, समझे अभी कुछ नहीं है। स्थिर एक समझ रहे हैं कि विराम मतलब रुका हुआ। आवेश के बारे में हम जानेंगे, इलेक्ट्रो वैद्युत और वैद्युत में मेनली हमको क्या पढ़ना है, आवेश। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जानेंगे कि आवेश क्या है, चार्ज क्या है। तो देखिए आवेश के बारे में हम जानते हैं 600 ईसा पूर्व, ईसा मसीह को तो आप जानते ही हैं, जिनको ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में वैज्ञानिक थेल्स ने एक परीक्षण के दौरान आवेश की खोज की थी। वो परीक्षण क्या था ये जानिए। उन्होंने जब अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा तो पाया कि अंबर का क्षण हल्की वस्तु को आकर्षित करता है। हल्की वस्तु को क्या करता है बेटा, आकर्षित करता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने में अगर सफल नहीं हुआ तो आप बोलिए कि नहीं समझ आ पाए। आकर्षित करता है। और अब सबसे पहली बात जानना यह है कि आवेश के बारे में सबसे पहले 600 ईसा पूर्व में किसने बताया था, थेल्स ने। और थेल्स ने क्या बताया था कि जब अंबर को ऊनी वस्त्र, वह ऊनी वस्त्र के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप ठंड के मौसम में ऊनी वस्त्र का ऊनी वस्त्र पहनते ही हैं। अंबर आप समझिएगा, अंबर के बारे में मैं बता दूं कि सिर्फ अंबर के बारे में, अंबर एक वृक्ष है, एक ट्री है जो कि ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। अंबर साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बोल दिया, सॉरी इसके लिए। ईस्ट अफ्रीका के क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे भी मतलब कहीं कहीं जगहों पे मिलते हैं, बट ईस्ट अफ्रीका, बर्मा, इन क्षेत्रों पे अंबर का अंबर एक ट्री के रूप में होता है, पेड़ के रूप में। आप इसको पेड़ को जब आप ऊनी वस्त्र से रगड़िएगा, रबिंग की जगह, जैसे ये हो गया, मान लीजिए कि ये अंबर का, मान लीजिए एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ये अंबर का पेड़ है, पेड़ की एक टहनी है और इस पर हम लोग ये ऊनी वस्त्र है, मान लीजिए एक मिनट के लिए ये ऊनी वस्त्र है। और ऊनी वस्त्र से जब हम इसको रगड़ेंगे पूरी रगड़ लेंगे, और रगड़ के जब हम देखा गया, रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो भी पत्तियाँ थी या जो भी डस्ट थे उसको ऐसे ले गए, तो सब उस अंबर के छड़ की तरफ क्या हो रहे थे, उस पेड़ की टहनी की तरफ क्या हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। तो इसी गुण को उन्होंने कहा कि ये क्या है, आवेश है। ये क्या है, आवेश है। इसी के बारे में उन्होंने आवेश कहा। ये आप कर सकते हैं, आप एक कलम ले लीजिए और एक कलम लेकर और अपने केसों में उसको बार बार रबिंग कीजिए, रगड़िए। रबिंग करने के बाद आप देखिएगा, रगड़ने के पश्चात आप छोटा छोटा कागज़ की टुकड़ा रख दीजिएगा और उसको जाके कागज़ के टुकड़े के पास रखिएगा, उस कलम को। आप देखिएगा कि वो कागज़ कलम की तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो यही जो गुण है आकर्षण करने का, ये जो गुण है ये आवेश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है बेटा, आवेश के रूप में। आवेश में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप दो चीज़ों को रगड़िए और देखिए वो दूसरे वस्तु को, छोटे छोटे वस्तुओं को, हल्की वस्तु को क्या करेगी, अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो अंबर का एक छड़ लिया और उस पर ऊनी वस्त्र रख रहे और देखे कि वहाँ पे जितनी भी पत्तियाँ थी या भी जितने भी डस्ट थे, कूड़े कचरे, वो एक दूसरे वो क्या हो रहे थे, इस छड़ की तरफ क्या हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। तो यही क्या था, आवेश था। और यह अंबर क्या है, अंबर के बारे में सोचिएगा मत, क्योंकि आपने देखा नहीं, इसका जानने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अंबर एक ट्री है, ट्री मतलब पौधा, समझ लीजिएगा। और ऊनी वस्त्र तो चूँकि आप लोग यूज कर चुके हैं। और आवेश के लिए और भी कोई बहुत चीज़ कर सकते हैं। आप जाके आज ही कीजिएगा। आप एक काम कीजिएगा, आप एक पेज ले लीजिएगा और पेज में कलम को लगा दीजिएगा और एक ऊपर भी पेज को कर दीजिएगा, पेज लगा दीजिएगा। और क्या कीजिएगा कि कोई फीट ऊट को लेकर कोई ऊनी वस्त्र से रगड़ दीजिएगा और उस जो पेज है उसके चारों तरफ ऐसे घुमाएगा। देखिएगा वो जिधर ले जाइएगा फीट को, कागज़ भी उसी साइड में उड़ेगा। ये क्या है, वो जो फीट है उसमें कागज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने का क्या आ गया है, गुण आ गया है। तो यही है आवेश, यही है आवेश। आवेश क्या है, चार्ज है। क्या है, चार्ज।
इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज, सॉरी, इसको हम चार्ज बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चार्ज। इसके बारे में आवेश, ये चार्ज को हम लोग हिंदी में तो जानते ही हैं, आवेश बोलते हैं। इसके बारे में थेल्स ने तो बताया ही था, साथ ही साथ बहुत वैज्ञानिकों ने बताया था, जैसे फ्रैंकलिन, ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे, फ्रैंकलिन ने भी चार्ज के बारे में बताया था। साथ में डॉक्टर गिलबर्ट भी बताए थे। कूलम्ब जी ने भी बताया था। मतलब बहुत वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा है, आई मीन टू से दैट की कंट्रीब्यूशन रहा है। चार्ज में बहुत सारे वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो थेल्स हो, फ्रैंकलिन हो, डॉक्टर गिलबर्ट हो या कूलम्ब हो। लेकिन इन योगदानों में सबसे अहम योगदान जिनको दिया गया, जहाँ तक कि मेरी अपनी व्यू है, वो दो वैज्ञानिकों को दिया गया। उसमें है एक फ्रैंकलिन और एक है कूलम्ब। थेल्स जो थे वो ग्रीस के निवासी थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने अंबर को ऊनी वस्त्र रखा। अंबर आप समझ गए होंगे, एक पौधा है, बस उसको याद रखिएगा, एक पौधा है, और उस पौधे का एक छड़ बना था और उस छड़ पे ऊनी वस्त्र रख रहे, तो देखे कि हल्की वस्तु जितनी भी थी उसके आज साइड में, उसको आकर्षित करने का गुण रख दिया। और चार्ज जो है आवेश है, आवेश में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया, जैसे थेल्स, फ्रैंकलिन, डॉक्टर गिलबर्ट और कूलम्ब, और वो जो आकर्षित कर रहा था उसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश, चार्ज। मतलब आप समझ लीजिए ना कि चार्ज जो है, आवेश जो है, वो किसी भी पार्टिकल में चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, वो आकर्षण जो नहीं कि आकर्षित कर, प्रतिकर्षित भी कर सकता है, वो गुण करने का गुण एराइज करता है, मतलब राइज करता है, उत्पन्न करता है, आवेश में उत्पन्न करता है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे अब इसके आगे चार्ज में कुछ एग्जाम्पल्स और चलते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक कांच का छड़, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कांच का छड़ दोनों तरफ ले लेते हैं, कांच का छड़, और कांच के छड़ इधर भी ले लिया हम लोग और कांच का छड़ इधर भी ले लिया। और इसमें जब हम लोग देखेंगे, दोनों को समीप लाएंगे, तो हम लोग देखेंगे एक चीज़, क्या देखेंगे, वो देखिए कि इस दोनों में जो हो रहा है वो हो रहा है प्रतिकर्षण। कैसे प्रतिकर्षण? मतलब सर रिपल्सन, मतलब सर रिपल्सन मतलब मैं बच्चों बताना चाहता हूँ कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति और इसकी प्रकृति, दोनों की जो नेचर है, प्रकृति स्वभाव बेटा, नेचर, ये दोनों की जो प्रकृति है वो सेम है। और बेटा एक बात बता दूं, जब सेम प्रकृति के होंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ना कि पास आएंगे, याद रखिएगा। रिपल्सन होगा यानी कि दूर भागेंगे, एक दूसरे से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। और दूर भागेंगे तो जाहिर सी बात है इधर भी बल लगेगा, इधर एक बल लगेगा और एक इधर, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागना है जब एक दूसरे के समीप लाएंगे। या एक और भी ले सकते हैं, एबोनाइट। बेटा कांच आप देखो, एबोनाइट नहीं देखो तो मान लेना कि एक पदार्थ है, बस ज़्यादा सोचोगे तो पढ़ नहीं पाओगे दोस्त। एबोनाइट की छड़ लेते हैं और इधर भी एबोनाइट की छड़ लेते हैं, तो आप सोच के, अरे भाई एक बात याद रखना, जब सेम नेचर का होगा तो हमेशा प्रतिकर्षण होगा, विपरीत नेचर का होता है तभी आकर्षण होता है। तो एबोनाइट की छड़ और एबोनाइट की छड़ को जब हम लोग पास लाएंगे तो सोच के बताइए, पास आएगा कि दूर भागेगा? तो जाहिर सी बात है दूर भागेगा। जब दूर भागेगा तो इधर बल लगेगा और ये इधर बल लगाएगा, दूर भागेगा। ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति दोनों की सेम है। लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए कि कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को एक दूसरे के पास लाया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों को पास लाया जाए तो प्रतिकर्षण ना हो के मेरे दोस्त आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। क्योंकि जब दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों के नेचर अलग अलग होते हैं तो प्रतिकर्षण ही आकर्षण होता है। आप ऐसे ही समझ लीजिए ना बेटा कि नहीं होता है कि प्लस, मैं प्लस को आप लोग को ऐसे जोक के तौर पे, प्लस को मैं पिता का सेंस लेता हूँ, तो पिता और बड़े पापा मान लीजिए, वो दोनों जब भी पास नहीं आ सकते, उनमें दोनों में प्रतिकर्षण होगा बेटा। और प्लस मतलब पापा, माइनस मतलब मम्मी, जब पापा और मम्मी दोनों पास आएंगे तो आकर्षण होगा। तो आप इतना याद रखिए कि जब कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, दोनों का नेचर बेटा क्या है, अलग अलग है। तो जब दोनों का नेचर अलग अलग है तो इसमें प्रतिकर्षण नहीं, आकर्षण होगा। और एक बात बेटा ऐसे ही हंसने के लिए, जब अगर दोनों सेम है और आकर्षण आ रहा है
तो इसका मतलब है कुछ और बेटा, वो तुम लोग समझ रहे हो, बात छोड़ो। लेकिन बस इतना याद रखना बेटा कि कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ दोनों का नेचर अलग अलग है मेरे भाई बहन। इसलिए मेरे बच्चों दोनों में क्या होगा, आकर्षण। यानी कि मैं इजली भाषा में लिखना चाहूँगा, आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं कांच का छड़ लिख दूँ एक बार फिर से। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ग्लास रॉड है। और मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों साथ में लिख रहा हूँ। इसका कारण सिर्फ ये है कि आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, आप आसानी से इसको समझ लें। और एबोनाइट हो, एबोनाइट का छड़ हो, तो इन दोनों में एबोनाइट का रड हो, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण या आकर्षण। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये कांच है, एबोनाइट है, दोनों अलग अलग है तो आकर्षण होगा। लेकिन अगर यही एबोनाइट होता और इधर भी एबोनाइट होता तो प्रतिकर्षण होता। या ये कह सकते हैं अगर इधर भी कांच होता और इधर भी कांच होता तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब दूर भागेगा। लेकिन दोनों अलग अलग है, इसका इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। और जाहिर सी बात है इसमें भी बल लगेगा, लेकिन इसमें बल इस साइड लग रहा था। पहले वाले में आप देख रहे थे कि अगर इधर कांच का छड़ था, इधर भी कांच का छड़ था, तो प्रतिकर्षण बल जो लग रहा था इधर लग रहा था। लेकिन इसमें बल किधर लगेगा, ये इधर लगाएगा और ये कहेगा कि चलते हैं भाई, हम लोग पास आते हैं। हम लोग क्या आते हैं, पास आते हैं। हम लोग क्या आते हैं, पास आते हैं। और अच्छा एक बात और, बच्चे पूछते हैं सर इस बल को क्या कहते हैं। तो एक बात है देखिएगा, ये चूंकि एबोनाइट का छड़ है, ये कांच का छड़ है, दोनों स्थिर है। दोनों में किसका गुण हो रहा है, आकर्षण का। आकर्षण का गुण मतलब आवेश। याद कीजिए, आकर्षण मतलब आवेश या प्रतिकर्षण, वो भी आवेश ही है। आकर्षण या प्रतिकर्षण हो, आवेश ही है। और दोनों में क्या हो रहा है, गुण आ रहा है, एक दूसरे के पास आ रहा है। इस कारण ऐसे बल को हम लोग कहते हैं। और ये चूंकि स्थिर है तो पहले लिख देंगे स्थिर। आवेश का गुण आ रहा है, मैंने आवेश का गुण कहना है चाहे वो पास है या दूर भागे, ये कहते हैं आवेश। और आवेश को कहते हैं वैद्युत, क्योंकि वैद्युत में मेनली हम क्या पढ़ते हैं, आवेश। तो स्थिर वैद्युत की बल, इसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की बल। अंग्रेजी में बोले तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। स्थिर वैद्युत की बल, क्यों, क्योंकि कांच का छड़ भी स्थिर था, एबोनाइट का भी छड़ स्थिर था। ये दोनों अलग अलग चार्ज के थे, इस कारण ये दोनों में क्या हो रहा था, एक बल लग रहा था, एक क्या लग रहा था, बल लग रहा था। तो ये स्थिर थे और ये एक दूसरे में क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। चाहे आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो, उसमें क्या आकर्षण का गुण हो या प्रतिकर्षण का गुण हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आवेश। आवेश में दो ही चीज़ हो सकता है, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। और तो आकर्षण या प्रतिकर्षण है तो उसको हम कहेंगे आवेश। और आवेश को क्या बोलते हैं, वैद्युत की। और इसमें लग रहा है क्या, एक बल, इसलिए इस बल को क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत की बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आप हमको बताइएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये कांच का छड़ हो गया, एबोनाइट की छड़ हो गया। अब आगे चलते हैं। स्थिर वैद्युत के बल के बाद हम लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। मैंने अभी कहा, अब एक तरह से आप एक खुद से सोच सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, कि अगर समान थे तो उसमें एक बल लग रहा था जिसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण। तो याद रखिएगा, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि कांच का छड़ कांच का था यानी समान था, तो समान आवेश होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण। यानी कि हम ये कह सकते हैं अंग्रेजी में लाइक चार्ज, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लाइक चार्ज रिपल्स, रिपल्स मतलब प्रतिकर्षण, ईच अदर while unlike charge attract each other। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेश में
आकर्षण होता है, मतलब लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि एक बात तो सर कंफर्म हो रहा है कि जब हम आवेश की बात कर रहे हैं तो चार्ज में हम देखेंगे चार्ज। अब बेटा एक बात और, ये मुझे पहले ही बताना चाहिए था, इसके लिए सॉरी, पहला वीडियो है तो थोड़ा सा नर्वस, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मुझे कैरेज कीजिएगा। आवेश जो होता है दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, एक धन आवेश, धन आवेश को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और बेटा एक होता है ऋण आवेश जिसको बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को प्लस भी, नेगेटिव को माइनस भी, और ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव। और ये आवेश का गुण कब आता है, मैंने अभी बताया, जब दो वस्तु होंगे एक दूसरे पे रबिंग करेंगे तो इनमें गुण आएगा, इनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रुकेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन स्थिर था, जब रबिंग करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आदान प्रदान, याद रखिएगा, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आदान प्रदान, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब सवाल ये उठता है बेटा, अब पूछना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हर एक चीज़ तोड़ तोड़ के बताऊंगा, और आपको जहां से सवाल पूछना फिजिक्स में वहां से पूछ सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा सर, किसमें से किसमें जाएगा, तो लोग कहते हैं कि उच्च से निम्न, जी नहीं, लोअर से, याद रखिएगा इस बात को, हायर में जाएगा, मतलब निम्न से, निम्न कार्यफलन से उच्च कार्यफलन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन करता है, लोअर से हायर में जाता है, ना कि हायर से लोअर में, बात याद रखिएगा, लोअर से, ये कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन, मतलब निम्न कार्यफलन से उच्च, मतलब जहाँ पे निम्न इलेक्ट्रॉन होगा कहीं उच्च होगा, तो आप समझिए कि उच्च से निम्न आएगा, जी नहीं, निम्न से उच्च की तरफ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों का जब आदान प्रदान होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, आवेश। और ये आवेश कितने रूप में होता है, दो रूप में, कौन कौन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सवाल उठता है कि सर कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, तो बात समझिएगा, जिस पदार्थ से, अब जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और हाँ एक बात और मैं बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश ऋण आवेश। धन आवेश को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन और ऋण आवेश को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिजिक्स में इस बात पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मतलब आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, धन आवेश को प्रोटॉन और ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिजिक्स में दोनों को इलेक्ट्रॉन से सूचित करते हैं। अब सवाल ये कि सर ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन ऋण आवेश है और कौन धन आवेश है, क्योंकि दोनों को आप कह रहे हैं कि फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन से सूचित करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में धन आवेश को प्लस ई से और ऋण आवेश को माइनस ई से, जहाँ माइनस ई होगा समझिएगा कि वो नेगेटिव चार्ज है, और जहाँ प्लस ई होगा समझ लीजिएगा वो प्रोटॉन है, यानी कि धन आवेश है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन प्लस इलेक्ट्रॉन हुआ तो धन आवेश हुआ, और माइनस हुआ तो ऋण आवेश। तो इस सर इसमें प्लस नहीं लिखे, प्लस छुपा होता है। प्लस क्या रहता है बेटा, छुपा रहता है, याद रखिएगा। तो और आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में मुख्य रूप से तीन ही कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब निकल रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, प्लस। तो आप मेरी बात समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये पदार्थ जो होगा, कोई कहेगा क्या होगा, तो ये जो पदार्थ जो होगा, ये पदार्थ पर क्या होगा, धन आवेश होगा कि ऋण आवेश। तो सुनिएगा, जब निकल रहा है यानी कि दे रहा है, तो देता हमेशा धनी आदमी है, देता हमेशा धनी आदमी है, और लेता गरीब आदमी है। तो गरीब पे माइनस होता है और देने वाले पे प्लस होता है। तो जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये चिन्ह भी देख लीजिए ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर हो जाएगा बेटा धन आवेश, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और बेटा एक बात और, थोड़ा सा कोई कहेगा कि दो पदार्थ को रख रहे हैं तो किस पे धन आवेश है, किस पे ऋण आवेश होता है, कहेगा जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पे धन आवेश होता है। और एक बात और, इसके द्रव्यमान में थोड़ा सा देखिएगा, इसका द्रव्यमान कहते हैं इस पदार्थ के द्रव्यमान में कुछ फर्क पड़ेगा, तो कहेगा हाँ द्रव्यमान ना थोड़ा हल्का हल्का
हल्का घटेगा। कैसे, क्यों? अच्छा आप ही सोचिए ना, आप में से कुछ कण निकल रहे हैं तो आपका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? जाहिर सी बात है कुछ घटेगा, बढ़ेगा नहीं। कुछ आता है तब ना बढ़ता बेटा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पदार्थ पे धन आवेश होता है, निकलता है मतलब देता है, और देता है तो धनी आदमी है, और द्रव्यमान हल्का क्या होगा? घटेगा। लेकिन जब कोई पदार्थ, जैसे रगड़े हैं दो पदार्थ को, तो एगो देगा एगो लेगा, तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ पे चिन्ह देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये ले रहा है बेटा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। ये चिन्ह बता रहा है कि ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो लेगा तो ये पदार्थ हो जाएगा ऋणावेशित, और इस पे जो चार्ज होगा बेटा वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब बेटा इसका द्रव्यमान, अब जाहिर सी बात है तुम सोच लो, तुम खुद सोचो इसका द्रव्यमान बेटा, खुद से सोचो। हल्का बताइएगा सोच के, घटेगा कि बढ़ेगा? ये ले रहा है बेटा, दे नहीं रहा है, ले रहा है, तो इसका द्रव्यमान हल्का बढ़ेगा। बहुत अच्छा बेटा, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। आवेश दो प्रकार के, धनावेश ऋणावेश, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में दोनों को ई से सूचित किया जाता है। अंतर यह है कि प्रोटॉन वाले को प्लस से, प्लस छुपा रहता है, और इलेक्ट्रॉन वाले को माइनस। और आवेश, जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आदान प्रदान, और इसी गुण को हम कहते हैं आवेश। पहले भी एग्जाम्पल से समझा चुके हैं। और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? लोअर से हायर, इस पर याद रखिएगा, लोअर से हायर। अब किस पे ऋणावेशित होगा, किस पे धनावेशित होगा? तो सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेरे भाई तो उस पर धनावेश, और जब इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा तो ऋणावेश, और जब आएगा तो द्रव्यमान हल्का बढ़ेगा, और जब निकलेगा किसी पदार्थ, अगर तुम में से कोई पदार्थ निकलता है तो जोक के देख लेना बेटा, अपना हाथ काट लेना 1 मिनट के लिए, माफ करना सॉरी यार, और फिर वजन कर लेना, घटेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हल्का घटेगा पदार्थ का द्रव्यमान, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो ऋणावेशित होगा, ले रहा है तो गरीब आदमी ले रहा है, लेकिन द्रव्यमान हल्का क्या होगा? बढ़ेगा। अब मैं इसको अलग कर रहा हूँ और थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम इस पर ध्यान देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है तो उसको हम आवेश कहते हैं, और किस पे पॉजिटिव होगा और किस पे नेगेटिव होगा। सवाल ये उठता है कि सर एक बात याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ हो, ये पदार्थ है बेटा, पदार्थ मतलब बार बार मत करना, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको मैटर बोलते हैं दोस्त। और किसी भी पदार्थ में आपको बताया गया होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिजिक्स की दुनिया में बात करें तो इलेक्ट्रॉन को माइनस ई से और प्रोटॉन को प्लस ई से, अगर ये दोनों बराबर हैं, ऐसे प्रोटॉन को केमिस्ट्री में पी से सूचित करते हैं, लेकिन फिजिक्स में दोनों को ई से। अंतर सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे प्रोटॉन होगा तो प्लस ई, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस। अगर दोनों बराबर हैं तो ऐसे पदार्थ को उदासीन कहते हैं, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। यह इलेक्ट्रिकली मेरे भाई, यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। कब? जब माइनस की संख्या और प्लस की संख्या बराबर हो। अभी खुद एग्जाम्पल समझिए, +4 हो और -4 हो तो कट के क्या आ जाएगा? 0। तो इस पर कोई आवेश ही नहीं है, ये चार्ज बॉडी नहीं है, अनचार्ज बॉडी है। यानी कि इसको हम ये भी कहते हैं, कोई कहते हैं कि पदार्थ जब संतुलित अवस्था में हो। कैसे संतुलित मतलब सर? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संतुलित मतलब बैलेंस फॉर्म, संतुलित अवस्था में हो मतलब उसमें बैलेंस फॉर्म में हो बेटा। इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। संतुलित अवस्था मतलब बैलेंस फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा, तो उसको हम उदासीन कहेंगे। इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन, वो ना किसी से ले सकता है ना किसी को दे सकता है। लेकिन यही बात जब कोई पदार्थ मेरे भाई, मैटर, सब्सटेंस, जो भी बोले आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। हिंदी मीडियम वाले इतने इंग्लिश हिंदी तो समझिएगा ज़रूर, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इंग्लिश हमारी बीवी है बेटा, तो इस पर ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, हिंदी हमारी माँ है तो माँ हमारी रग रग में है, थोड़ा सा बीवी पर ध्यान देते हैं बेटा। तो ये आप, मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, अपनी माँ को क्यों छोड़ा जाए। इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे भाई बहन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सबके सब। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं है। इसका मतलब संतुलित है क्या असंतुलित? जाहिर सी बात है बेटा, असंतुलित है, मतलब इनबैलेंस है।
और जब इनबैलेंस है तो ऐसे बॉडी को याद रखिएगा हम लोग चार्ज बॉडी कहते हैं। चार्ज मतलब किस तरह, हिंदी माँ सर, तो माँ के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। ऐसे को हम कहते हैं आवेशित पिंड। कहेगा सर तो आवेशित पिंड का मतलब इस पे चार्ज होगा, चाहे वो धन आवेशित हो या ऋण आवेशित हो। कहीं सर कब धन आवेशित कब ऋण आवेशित नहीं बताएंगे बच्चों, क्योंकि बता चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धन आवेशित, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋण आवेशित। द्रव्यमान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी पीछे बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब हम लोग आते हैं कि सर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि आवेश में कोई अपना दिशा नहीं है, केवल परिणाम है। आवेश में केवल क्या है, आवेश में केवल परिणाम है, यानी कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। इसलिए मेरे बच्चों ये बताना मुझे ज़रूरी था कि आवेश जो है एक अदिश राशि है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी मतलब आवेश एक अदिश राशि है। अब हम लोग आवेश के मात्रक के बारे में बात करेंगे। आवेश के मात्रक के बारे में, मतलब एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई का तो मतलब समझ ही रहे हैं बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आवेश का मात्रक समझिएगा। आवेश के जो मात्रक होते हैं, यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है, आवेश का मात्रक, तो आप लोग पढ़े होंगे कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि बल का खोजा था न्यूटन ने। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो पहले होते हैं कूलम और कूलम। और बेटा उस समय से मैं आवेश लिख रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम, और कूलम को जो सूचित किया जाता है वो किया जाता है सी से। इसको कुछ लोग कहते हैं कि फ्रैंकलिन भी होता है। मैंने उस समय बताया था कि कूलम और फ्रैंकलिन का आवेश में बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए कूलम भी होता है और फ्रैंकलिन भी होता है। एफआर से फ्रैंकलिन को सूचित करता है। एफआर से फैराडे मत कहिएगा, एफआर से यहाँ पे फ्रैंकलिन बात होगा। केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे फैराडे भी आएगा, फिजिक्स में भी फैराडे आता है, बट आवेश का जब मात्रा की बात करेंगे तो कूलम होगा, और एफआर से यहाँ पे फ्रैंकलिन होगा, ना कि फैराडे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आवेश का मात्रा कूलम भी होता है और फ्रैंकलिन भी होता है। इन दोनों का योगदान अहम था, इसलिए इन दोनों का नाम आया। आवेश को एक चीज़ मैं छोड़ दिया था, माफ कीजिएगा, सूचित जो करते हैं आवेश को जो सूचित करते हैं वो करते हैं क्यू से। और बड़ा क्यू और या छोटा क्यू कुछ भी हो सकता है, बड़ा क्यू भी हो सकता है, छोटा क्यू भी हो सकता है। तो इससे आप डरिएगा मत, बड़ा क्यू भी हो सकता है, या इस चिन्ह को कहते हैं या छोटा क्यू भी। आवेश को सूचित किससे किया जाता है, तो आप कहेगा क्यू से। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और कूलम्ब को किससे सूचित किया जाता है, सी से। फ्रैंकलिन को एफआर से। जैसे मेरा नाम हुआ कृष्णा, तो के से सूचित किया जाता है, वैसे ही आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलम्ब, और कूलम्ब को सूचित पहला अक्षर सी। अरे अभी मतलब कूलम्ब का सर के होगा, नहीं, कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू, तो सी से स्टार्ट होता है बेटा। तो कूलम्ब सी और फ्रैंकलिन का एफआर। और आवेश को जो सूचित करते हैं वो करते हैं क्यू से। किससे करते हैं बेटा, क्यू से। थोड़ा याद रखिएगा, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है और फ्रैंकलिन होता है, तो कूलम्ब को सी से और फ्रैंकलिन को एफआर से। और बेटा एक देखिए, आवेश का मात्रक में आप कन्फ्यूज होते हैं, बहुत सारे मात्रक होते हैं, सूत्र के आधार पर अलग होता है। सूत्र के आधार पर, सूत्र के आधार पर जो मात्रक होता है मेरे बच्चों, सूत्र के आधार पर, तो आप जानते हैं, आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि आवेश बराबर फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, धारा गुने समय। ये मेरी माँ थी, समझ रहे हो ना बेटा। अब हम लोग, अंग्रेजी को थोड़ा मैं रेस्पेक्ट नहीं करता हूँ, 200 वर्ष गुलाम किए थे तो थोड़ा गुस्सा आता है बेटा, और कोई बात नहीं है। आवेश को अंग्रेजी में आप तो समझ रहे हैं कि चार्ज कहते हैं, और इसको हम बोले कि सूचित किससे किया जाता है, क्यू से। लेकिन मात्रक क्या होता है, कूलम्ब और फ्रैंकलिन। और हम सूत्र के आधार पर इसका क्या देख रहे हैं बेटा, सूत्र के आधार पर यहाँ पे इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, मात्रक। तो क्यू बराबर होता है धारा, धारा मतलब आई, करंट, और समय को टाइम टी। और मात्रक जब देखना है बेटा, तो मात्रक आप देख लीजिए, क्यू आवेश का मात्रक, आवेश को सूचित करते हैं क्यू से। धारा का मात्रक बच्चा जानता है, एम्पियर। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड।
यही होता है। सूत्र के आधार पर कोई कहेगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कहेगा एम्पियर सिस्टम। ऐसे आवेश का ऐसा ही मात्रक तो कहेगा कूलम्ब और फ्रैंकलिन। कूलम्ब को सूचित किससे किया जाता है, सी से। फ्रैंकलिन को एफ से। आवेश का आई मीन टू से डेट की सूचित किससे किया जाता है, तो क्यू से। वो बड़ा क्यू भी हो सकता है, छोटा क्यू भी हो सकता है। सूत्र के आधार पर आवेश का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर सेकंड। इसको कितना लोग कहता है, एम्पियर। ए मतलब एम्पियर, ए मतलब एम्पियर, ए मतलब एम्पियर। मैं बार बार कर रहा हूँ, एम्पियर मिनट या एम्पियर घंटा भी कहा जाता है। एम्पियर आवर, आवर मतलब घंटा। एम्पियर मिनट भी कितने लोग कह देते हैं, खैर कोई बात नहीं। एम्पियर सेकंड बोलिए चाहे एम्पियर घंटा बोलिए, ये मतलब एम्पियर होता है। अब यहाँ पे इतना जब लिख ही लिए हैं तो मेरे बच्चों आवेश का बीमा भी देख ही लेते हैं। आवेश का बीमा, और अंग्रेजी बोले डायमेंशन ऑफ चार्ज। मेरे भाई बहन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और मैं थोड़ा बेटा भी कभी बोल देता हूँ भाई बहन, तो इस पर थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आप समझिएगा मुझसे छोटे हैं इस कारण मैं बोलता हूँ। डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश का जो बीमा होता है बेटा, क्यू बराबर, तो बीमा में बेटा तीन ही चीज़ होता है, एम एल टी मतलब मास लेंथ टाइम। मास जो होता है केजी के लिए होता है, लेंथ जो होता है मीटर के लिए होता है, चाहे सेंटीमीटर के लिए होता है, चाहे किलोमीटर के लिए होता है, और टाइम जो होता है सेकंड के लिए होता है, घंटा के लिए होता है, मिनट के लिए होता है। तो यहाँ पे जो, और बीमा को जब भी लिखा जाता है बेटा, जब भी लिखा जाता है, जब भी, बड़ा ब्रैकेट के अंदर याद रखिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो एम्पियर का तो बीमा बेटा एम्पियर ही होता है, और सेकंड चाहे घंटा, यानी कि समय है, समय को क्या कहते हैं, टाइम। तो 80। तो आवेश का बीमा कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, क्यू बराबर 80। सूत्र के आधार पर आवेश का बीमा क्या, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर सेकंड या एम्पियर घंटा। और आवेश का मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या होता है, क्योंकि खोजा कूलम्ब ने था, फ्रैंकलिन ने था। ऐसे थेल्स भी खोजे थे, लेकिन यही दोनों का योगदान ज़्यादा था, इसलिए कूलम्ब और फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन एक बात याद रखिएगा, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। चलिए आगे देख लेते हैं। जब हम लोग बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बल का अगर आप पढ़े होंगे तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने खोजा था। अब बल का एक सीरियस मात्रक होता है जिसको डाइन, डाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डाइन पे एक किस्सा याद आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि 1 मिनट का समय है, मैं बता ही दूँ कि डाइन पे मेरी माँ, मेरे पिताजी हमेशा मेरी माँ को कहा करते थे कि तुम 5 न्यूटन के बराबर हो। माँ बड़ा खुश हो जाती थी कि एक दिन पूछे कि न्यूटन कौन थे, तो माँ पिताजी बोले कि न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बहुत महान वैज्ञानिक थे। तो माँ खुश हो गई। एक दिन मैंने माँ को बता दिया कि माँ तुमको 5 न्यूटन इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। तो सोच रहे कि 5 न्यूटन बराबर 5 से गुना कर दे माँ, उतना डाइन के बराबर तुम है, ये बोलना चाहते हैं। उस दिन मैं झगड़ा करवा दिया था, खैर वो बात छोड़िए, चलिए हंसी मजाक था। अब देखते हैं आवेश का सीजीएस मात्रक। आवेश का सीजीएस मतलब, आवेश का एक मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। सीजीएस मतलब यहाँ पे आवेश का सीजीएस मात्रक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉरी, आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक। और सीजीएस मतलब तो समझ, सी से होता है सेंटीमीटर, पढ़े होंगे 9th क्लास में, और जी से होता है ग्राम, और एस से होता है सेकंड। तो ये खैर इसको नहीं पढ़ना है। आवेश का सीजीएस मात्रक, हमारा मेन टॉपिक यही है कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है। तो आवेश के सीजीएस मात्रक में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप कभी भी रोकिएगा मत, आप पूरा पढ़िएगा, आपको कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा जो आपको नहीं मिला होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप देखिएगा इसमें भी आपको कुछ नहीं मिला होगा। आवेश के सीजीएस मात्रक में 2 चीज़ें आती, एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब। आवेश का सीजीएस मात्रक 2 होते हैं, 2 तौर पर लेते हैं। जैसे उसमें आवेश का एसआई मात्रक में 2 थे, कूलम्ब और फ्रैंकलिन, वैसे ही आवेश का सीजीएस मात्रक जो होगा, आवेश क्यू का सीजीएस मात्रक जो होगा, उसमें 2 देखेंगे हम लोग। क्या क्या देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। सीजीएस मात्रक में 2 होंगे। पहला देखिएगा ध्यान से, ईएसयू, बिहार बोर्ड वाले भी आपको ईएसयू ही पूछेगा कि ईएसयू बराबर कितना कूलम्ब। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता था, तो 1 ईएसयू बराबर कितना कूलम्ब, ये पूछा जाएगा सवाल आपसे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ईएसयू बराबर फुल फॉर्म होता है इसका इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, याद रखिएगा बेटा, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टेट
यूनिट। और एक आवेश का सीधे समार्थक होता है EMU, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फुल फॉर्म लिख रहे हैं, यूनिट। थोड़ा सा एक मिनट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो अब सवाल ये आता है कि सर उसमें 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता था, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहे थे। तो इसमें आवेश कैसा ही मतलब 2 होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो परीक्षा में कैसे पूछता है ये ध्यान दीजिएगा। पूछ देता है कि 1 ESU, मतलब वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये पूछता है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में चेक कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर कै कूलम, तो ये कूलम होता है, तो इसका ये मान होता है 3 × 10 के पावर 9 कूलम, 3 × 10 के पावर 9 कूलम। और जब और 10 के पावर 9 का मतलब तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रफ में समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, कि अगर 10 के पावर, अगर एक पे एक जीरो है तो इसको कहते हैं 10 के पावर 1, एक पे अगर 2 गो जीरो है तो 10 के पावर 2, एक पे 3 गो जीरो है तो 10 के पावर 3। कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है 1 के पर 4 गो जीरो है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो कुछ लोग ज़बरदस्ती के लिए ऐसे लिख देता है, ऐसे लिखेंगे 10 के पावर 4, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देता है, तो ये गलत नहीं होगा। 10 के पावर 3 आ गुने 10, तो बतवा वही हुआ, 3 गो यहाँ एगो छुपल बा, तो 3 गो एगो 4 गो, क्या एगो होगा 4 गो, तो 10 के पावर 4 हुई, 10 के पावर क्या हुई बेटा 4 हुई। 10 के पावर, अरे भाई 4 के हेंगे ना लिख सकेला बउआ, 3 + 1 चाहे 2 + 2 हेंगे लिख नहीं कर सकत। तो वैसा ही 1 पे 4 गो जीरो बात है कि 10 के पावर 4 लिख सकता रहा, 10 के पावर 3 × 10 के पावर 1। अब चलो आगे चल जाए। तो कहा कि भैया तू तो बतैला कि आवेश के 2 गो मात्रक होता है, एगो ESU एगो EMU। तो ESU बराबर बतैला 3 × 10 के पावर 9 कूलम। तो अब आप ये बता दीजिए हमको कि 1 EMU बराबर पूछेगा तो क्या कहेंगे भैया, तो कहना बेटा कि 3 × 10 के पावर 10, थोड़ा ध्यान देना बेटा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ESU कहेंगे सर भैया 1 EMU बराबर कितना होला, 3 × 10 के पावर 10 ESU। लेकिन अगर तरह से ये सवाल तो नहीं सा घुमा के पूछ दिलक, तो देखो तू लोग क्या करता है लोग, थोड़ा सा ध्यान दिए लोग। अगर तरह से पूछ दिलक कि 1 EMU बराबर तो 3 × 10 के पावर 10 ESU, लेकिन तरह से ये घुमा के पूछ दिलक कि 1 EMU, इस सवाल हम तैयार लोग के देते नहीं, तू लोग ना, तू लोग घर से काम नहीं बोलोग, अब ये देख लो घर से बाद में बनी लोग। 1 EMU बराबर ESU ना देके हेंगा दे दिलक डॉट 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 कितना कूलम हेंगा घेर दिलक। तो अब तू लोग तो कहबो लोग मने मने कि कृष्णा भैया क्या ले लेलन कि 1 EMU बराबर बता दिलन 3 × 10 के पावर 10 ESU, लेकिन 1 EMU बराबर कितना कूलम होला ई ना बतलन। ई बतलन कि 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर 3 × 10 के पावर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। लेकिन इतना काहे ना बतलन कि 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कै गो कूलम होला, आई आगल बा ई बता दिले रहलन। तो तू लोग तो मने मने गरीब लोग, ऐसे भाई या बहन ध्यान दो लोग, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर का होला सीख लो, पहले ही लिख दिए लोग, हम जितना कहते नहीं थोड़ा सा ध्यान दिए लोग, थोड़ा सा ध्यान दिए। एक चीज़ बेटा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर मैंने लिखा है 3 × 10 के पावर 9 कूलम, 3 × 10 के पावर 9 कूलम। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 कूलम लिखना चाहिए था, 1 कूलम बराबर 1 कूलम बराबर, क्या कि आवेश का ना मात्रक है बेटा, तो आवेश को तो कूलम सॉरी, तो यहाँ पे होता है 1 कूलम बराबर पूछता है कि कितना ESU हुआ, तो बेटा एक्सक्यूजेज 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU, 3 × 10 के पावर 9 ESU। तो 1 EMU बराबर कितना होता है 3 × 10 के पावर 10 ESU। लेकिन जब वो पूछ दे कि 1 EMU बराबर कितना कूलम, तो तुमको तो हम बताया नहीं है, तो कहोगे कि भैया नहीं बताया, तो थोड़ा ध्यान देना। 1 EMU बराबर कितना कूलम, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, रिक्वेस्ट। 1 कूलम बराबर कितना होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU। अब 1 EMU बराबर 3 × 10 के पावर 10 ESU, लेकिन परीक्षा में दे दिया 1 EMU बराबर डॉट 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 कितना कूलम, हम ESU दिए, तो ये मत लिख देना ना तो गलत हो जाएगा। तो सर क्या लिखेंगे 1 EMU बराबर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 EMU बराबर लिखना है तो पहले ऐसे लिखिएगा 3 × 10 के पावर 10 ESU होता है, कोई दिक्कत। अब फिर आगे देखते हैं 1 EMU बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अगर तुम कहोगे तो अभी हम बताया कि 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, तो वैसे ही इसको लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर 9 गुने 10 गुने ESU। क्या सर भैया फिर से समझाइए, 3 × 10 के पावर 9 गुने 10 गुने ESU, कोई कैसे, तो 3 था 9 और 1 यहाँ 1 है ऊपरवा, तो 9 × 1 = 10
ISU। अब बेटा थोड़ी ध्यान दस, 3 गुने 10 के पावर 9 हियाँ आ जाता एक बार क्या ESU 3 गुने 10 के पावर 9 हियाँ देख सर 3 गुने 10 के पावर 9 ESU बराबर कै कूलम 1 कूलम। एप्पल मतलब सेव, तो सेव के मीनिंग क्या होला एप्पल, तो 3 गुने, अरे भाई उल्टा पूछ देनी, हाँ 1 कूलम बराबर कै ESU, तो कहा कि 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। हम पूछ देनी कि 3 गुने 10 के पावर 9 ESU बराबर कै कूलम, तो तू कहा कि 1 कूलम, तो है 1 EMU बराबर तेरा कूलम में निकाले के बा, तो देखो तो 3 गुने 10 के पावर 9 हियाँ का बा ESU बराबर कै कूलम हो गल, इतना के मान कितना होला, तो कहा कि भैया 1 कूलम होला, तो यहाँ लिखो 1 कूलम, अब बीच में हमें क्या बच गया एगो 10, तो 10 तो 1 EMU बराबर कितना कूलम होगा 10 कूलम। तो भाई ब्रैकेट है जो खाली स्थान पर हमें भर सकता रहा कि 1 EMU बराबर होता है 10 कूलम। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, और आवेश के बारे में मैंने बेसिक बताया, और फर्स्ट वीडियो था तो मैं आज ज़्यादा देर का बन गया, मैं उसके बाद अब पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं, और जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। और एक बार मैं चाहता हूं कि जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करवा दूं मैं शुरू से। स्टैटिक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी है, कुछ लोग उसको फिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, इसको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर मतलब होता है विराम, और वैद्युतिकी मतलब होता है आवेश। इलेक्ट्रोस्टैटिक किससे कहते हैं तब जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को पढ़ा चुके हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का मतलब स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी में बोले तो द स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आवेश के बारे में बताया किसने, 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने। ये कहाँ के निवासी थे, ग्रीस के निवासी थे। उन्होंने कहा कि जब अंबर को ऊनी वस्तु से रगड़ा जाता है तो अंबर की छड़ हल्की वस्तु को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, और अंबर में डाट मत करिए कहाँ पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का नाम सुने ना भैया, तो वैसे ईस्ट अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका। यहाँ पे अंबर का होता है एगो पेड़ होता है, पेड़ भैया क्या होता है, पेड़ होता है, और ये पेड़ की तरह है, तो आप पेड़ का ही ना बेटा कुछ पदार्थ बनता है, जैसे कुर्सी टेबल, तो वैसे अंबर का छड़ बनता है। तो चार्ज के बारे में बताया किस किसने था, थेल्स ने तो बताया ही था, फ्रैंकलिन ने भी बताया था, डॉक्टर गिलबर्ट भी बताया था, कूलम भी बताए थे। और इन्होंने एक और एग्जांपल से मैंने समझाया था, कांच का छड़ लिए थे, कांच का छड़, दोनों एक जैसा नेचर है, तो हमें आकर्षण नहीं होगा भैया, प्रतिकर्षण होगा, भागेगा। अब देखो भैया यहाँ एबोनाइट का छड़ था, हेजनो एबोनाइट था, एक के जैसा बालंस हो, तो एक दूसरे के पास ना पास कब हो जाला जब एगो अलग होके आए और दूसरा भी क्या होके अलग, मतलब दोनों के चार्ज अलग अलग होके, एक पे प्लस तो दूसरा पे माइनस, तो ह्यू में क्या होता है प्रतिकर्षण, दोनों बल लगा होता है सर, ये हेने भागता है, ये हेने कहा कि दोनों एक जैसा बांस हो, तो पास नहीं हो दूर भगे हो। लेकिन ये कांच के छड़ लेने ली, हाँ थोड़ा सा ध्यान दिए, ये जब हम कांच के छड़ एबोनाइट के छड़ लेने तो दोनों अलग अलग हो गए सर, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो हमें क्या हो गया, आकर्षण हो गया, तो हमें एगो बल लगा था, ये दोनों स्थिर रहन सर, हमें आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण बटे, तो आवेश आल तो वैद्युतिकी आ गल, तो कहीं कहला स्थिर वैद्युतिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो कोई कहे कि दो स्थिर आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसको कौन सा बल कहते हैं, तो भैया स्थिर वैद्युतिकी बल कहते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे स्थिर वैद्युतिकी बल कहते हैं। और देखो तरह कि जब समान रहे तो प्रतिकर्षण होता है, विपरीत रहे तो आकर्षण। ओके अंग्रेजी में लिख देनी, हाँ लाइक चार्ज। आ तू लोग ज़्यादा अंग्रेजी जानते हो, लोग जानते नहीं, तो क्या कह दिए लोग सेम चार्ज, क्या कह सकते रहो सेम चार्ज। तो लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आवेश दो प्रकार के, धनावेश ऋणावेश, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई पदार्थ कब आवेशित होता है, जब उस दोनों को हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है आदान प्रदान, और इसी गुण को क्या कहते हैं आवेश। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, लोअर से हायर में। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उस पर धन आवेश होगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा कोई पदार्थ तो उस पर ऋण आवेश होगा। और धन आवेश, जब धन आवेश होता है तो उसका द्रव्यमान हल्का घटता है, जब ऋण आवेश होता है तो द्रव्यमान हल्का बढ़ता है। बस दूसरा हम समझाए थे। आज के लिए इतना ही, और बस और मैं कहूँगा कि आपसे डेली आप लोगों का, मैं सुबह में KCP माँ क्लासेज मेरा यूट्यूब चैनल है, और आज से मैं इसका आगाज़ किया हूँ, और अगर आप लोग सहयोग दीजिएगा तो इसका अंजाम भी बेहतर होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी भी टॉपिक का बेहतरीन पाठ दूँ, और मैं इंटर मैट्रिक, इंटर सेकेंड ईयर और BSc फर्स्ट ईयर, इन सभी का मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मैं बताऊंगा, दोनों को मैं पढ़ाऊंगा, और आप बेहतरीन पढ़ेंगे। और जो डाउट होगा जरूर पूछेगा, और कहीं से भी डाउट हो, फिजिक्स का सवाल हो या केमिस्ट्री का, कहीं से भी BSc फर्स्ट ईयर तक आप बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आपको सवाल बताऊंगा, किसी भी बुक का हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलते हैं आज, अब रहने देते हैं।